हेलो स्टूडेंट्स। वंदे मातरम। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। अध्याय 8 कृषि एवं खाद्य प्रबंधन का 24वां क्लास है। ओवरऑल देखा जाए इकोनॉमी का तो ये 75वां क्लास है। अध्याय 8 का ये अंतिम क्लास भी है। यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है पीटी के लिए एज वेल एज मेंस के लिए। इसमें हम इन सब टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा राज्यों में भी इसी तरह के कई सारी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इसके अलावा महिला किसान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमी के लिए एज इंडियन सोसाइटी या सोशल जस्टिस के लिए, निबंध के लिए भी, एथिक्स वाले सेक्शन के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है महिला किसान। जलवायु स्मार्ट कृषि अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जलवायु में परिवर्तन जो हो रहा है उसका कृषि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अनुसार कृषि में क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा परिचय और यहाँ आते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 2019-20 में स्टार्ट किया गया था और यह केंद्रीय क्षेत्र योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और एक तो दूसरा क्या होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये दो अलग अलग योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की। इसके बारे में पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इसी सीरीज के अंतर्गत मैंने बनाया था, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। केंद्रीय क्षेत्र योजना का अर्थ क्या होता है यहाँ आप देख सकते हैं, मैं तो बता ही चुका हूं। इसमें क्या है कि प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में एक साल में 6,000 रुपए किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, कैसे किसानों को दिया जाएगा, क्या उसका ये है क्राइटेरिया है, उसको हम आगे देखेंगे। सामान्य रूप से आप समझें कि किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, क्योंकि ये बात बार बार आ रही है कि किसानों की जो आमदनी है, वर्तमान का जो खर्च है या वर्तमान की जो महंगाई है उसके अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो ये एक तो ये किया जा सकता है कि किसानों का जो उत्पाद है उसको महंगा कर दिया जाए, उनको ज़्यादा मुनाफा दिया जाए, लेकिन इससे बाजार में गड़बड़ी पैदा होगी। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली किसानों को बेनिफिट दिया जाए। ठीक है, तो 6,000 रुपये एक साल में दिया जाएगा, इसका मतलब है कि 2-2 हज़ार करके 3 बार दिया जाएगा। अब लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, यही बात बताना आवश्यक है कि मान लो कि किसान जो है ये 6,000 रुपये यानी कि प्रति माह 500 रुपये पर अगर उनकी थोड़ी सी भी निर्भरता अगर होती है और कोई गवर्नमेंट आकर के इस योजना को फिर बंद करती है, तो किसानों के लिए कृषि कार्य करना बड़ा ही कठिन भी हो सकता है, क्योंकि निर्भरता होने पे ये प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो कि किसानों को उनकी आमदनी का सही उनके मतलब उपज का सही अगर मूल्य मिलने लगता तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही हो सकता था। बाकी मैंने बस एक पॉइंट रखा, फैक्ट तो यही है कि 6,000 रुपये मिल रहा है। जून 2019 में विस्तारित योजना के अनुसार इसके लाभार्थी वे सभी किसान हैं जिनके जोत का आकार 2 हेक्टेयर से कम है, यानी कि छोटे और मध्यम जो किसान हैं, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार देश के 15 करोड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखियो किनको किनको अलग रखा गया है, तो संपन्न किसानों को अलग रखा गया है, जो किसान आयकर दे रहे हैं उनको अलग रखा गया है, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि पेशे से जुड़े हुए कोई किसान हैं, या फिर जो कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं। ठीक है, किसान वो भी हो सकते हैं, तो उन सबको इस योजना से बाहर रखा गया। कुल मिला के ये है कि छोटे और जो मध्यम कैटेगरी के किसान हैं उन्हीं को इसका फायदा देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जहां जहां भूमि से संबंधित रिकॉर्ड बहुत ढंग से नहीं है, जैसे कि मान लो कि पूर्वोत्तर का राज्य, वहां क्या होता है कि भू स्वामित्व इंडिविजुअल का नहीं होता, सामूहिक होता है। इसके अलावा जो जंगलों में निवास करने वाले लोग हैं, वनवासी लोग हैं, यानी आदिवासी भाई बहन हैं, तो उनके लिए इसके अलावा झारखंड के किसानों जहां भू स्वामित्व के रिकॉर्ड भूमि हस्तांतरण के प्रतिबंध के कारण अद्यतन यानी अपडेट नहीं हो पाए हैं, तो इस तरह का जहां भी इस तरह का कुछ लोचा है वहां क्या किया गया है, अलग से कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए हैं ताकि जो बेनिफिशियरी है उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये तो केंद्रीय योजना जो थी उसके बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, पीएम किसान। अब हम इस बात को देखते हैं कि इसी तरह की कई सारी योजनाएं अलग अलग राज्यों में भी चलाई जा रही हैं, जहां किसानों को डायरेक्टली कुछ पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक योजना है यहाँ की रायतू बंधु। रायतू का मतलब होता है किसान। ठीक है, तो रायतू बंधु करके योजना कहाँ की है, तेलंगाना की। सीधे एक लाइन में ये सवाल पूछ दिया जा सकता है कि रायतू बंधु कहाँ की योजना है। 4 स्टेटमेंट दिया गया। कई बार यूपीएससी में या पीसीएस एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ दिया जाता है, तो तैयार रहेंगे।
ठीक है। इसमें क्यों दिया जा रहा है, वो सामान्य सी बात है कि ताकि वो अपने जो भी उनका बीज उर्वरक आदि जो इनके उनके जो इनपुट्स हैं, ठीक है, यहाँ इनपुट को हिंदी में आगत ही कहते हैं, लागत नहीं कहते। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगत लिखा है, कहीं गलत तो नहीं है। नहीं, गलत नहीं है, मेरे मैटर में कुछ भी आपको गलत कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मैं भी उस पर फिर वो करूँगा, ठीक है। तो आगत है, तो आगतों के लिए जो उनका खर्च है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाए। रायतु भरोसा, रायतु बंधु एक अलग है, रायतु भरोसा अलग है। रायतु भरोसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अब जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना एक अलग राज्य बना है, ठीक है। तो दोनों में नाम में भी क्या है, एकदम से समानता है। तो एकदम से क्रिस्टली क्लियर यहाँ ध्यान रखना कि बंधु जो है वो कहाँ का है, तेलंगाना का है। भरोसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। अब इसमें कितना दिया जा रहा है वो सब आप देख सकते हैं। कालिया योजना कहाँ की है, ये ओडिशा की है। मैंने मैप कई जगह का लगा दिया ताकि आपके दिमाग में इस तरह के जो राज्य हैं, जो थोड़ा सा, क्योंकि यूपी बिहार और इस तरह के जो राज्य हैं, अधिकतर बच्चे जहाँ से आते हैं तो उनको पता रहता है कि अच्छा ठीक है, ये यूपी का नक्शा है, ये बिहार का नक्शा है, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा न्यूज़ में नहीं रहते हैं, तो उनका भी ध्यान में रखना है। कई बार मैपिंग से रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जानबूझ के मैंने लगाया है। कालिया योजना जो है ओडिशा की है, ये भी सेम है कि किसानों को डायरेक्टली जो है बेनिफिट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कृषक बंधु बंगाल का इसी तरह का एक योजना है। इसके तहत 2 फसलों के लिए 10,000 रुपए की आय सहयोग राशि के रूप में दी जाती है। कहाँ का है, बंगाल का है। बंधु है तो बंगाल आप समझ सकते हैं, वहाँ के लैंग्वेज में ऐसा चलता है टर्म। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये झारखंड का है। झारखंड का मैप आप यहाँ देख सकते हैं। झारखंड के द्वारा 2018-19 से इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत वैसे किसान जिनकी कृषि भूमि 5 एकड़ तक है को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 5,000 रुपए की अनुदान राशि देने की व्यवस्था है। एक बात और बताऊं कि ये योजना जो है, जो पीएम किसान योजना उससे अलग है, उसके आधार पर है, उससे प्रेरित है, लेकिन सेम योजना नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केंद्रीय योजना का नाम बदल के राज्यों में चलता है, लेकिन वैसा नहीं है, ये एक इंडिविजुअल योजना है। इसमें अच्छी बात यह है कि उसमें 2 एकड़ का लिमिटेशन था, यहाँ 5 एकड़ का लिमिटेशन है कि 5 एकड़ से कम जिनकी जमीन है वो इस योजना के दायरे में आएंगे। क्योंकि राज्यों का जितना भी इस तरह का योजना है उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत विस्तार से पूछता नहीं है, ठीक है। कई बार पूछ लिया, लेकिन ऐसे हाँ, अगर आप जो है उस स्टेट के निवासी हैं तो कई बार हो सकता है कि आपको थोड़ा और विस्तार से जानने की आवश्यकता हो। बाकी यूपीएससी के लिए या पीसीएस एग्जाम के लिए इतना जानना काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऋण माफी से नगद सहायता की ओर, ये मुख्य परीक्षा का अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि ऋण माफी जो है यानी कर्ज को माफ जो कर दिया जाता है, ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है, तो इसको इकोनॉमिस्ट जो है, अर्थशास्त्री अच्छा नहीं मानते हैं। कहते हैं कि इससे तो राजकोषीय दबाव बनेगा राज्य सरकारों पर, सरकारों पर, राज्य पर मतलब राष्ट्र पर, ठीक है। तो इसके लिए कुछ राज्यों ने क्या किया है कि लोन वेवियर से क्या सपोर्ट की तरफ मूव किया है, कि क्या सपोर्ट दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको जो है क्या किया कि कर्ज जो लिए थे वो कर्ज में माफी दिए, ठीक है। इससे ये बात जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अच्छी बात है, ठीक है। इसको आरबीआई ने भी इसकी सराहना की है और 2014-15 से अब तक देश के 10 राज्यों के द्वारा इस तरह की कृषि माफी योजनाओं की घोषणा की गई है, ठीक है। किसानों को दी जाने वाली इस आय या निवेश सहायता, तो देखो अभी तक तो क्या था कि ऋण माफी योजना थी, ऋण माफी के जगह पर नगद सहायता की तरफ कुछ राज्य बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने इसकी प्रशंसा की है, लेकिन आरबीआई ने एक बात कही है कि अगर इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाना है तो कुछ चीजों को रखना होगा ताकि वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके, जैसे कि भूमि दस्तावेजों का डिजिटलीकरण हो, क्योंकि कई जगह जो है सो किसानों का जो भूमि का रिकॉर्ड है या उनका जो मालिकाना हक है वो प्रॉपरली उनके पास रहता नहीं है कई बार। जैसे हम लोग अभी पीछे बात कर रहे थे झारखंड के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो इन सब राज्यों में थोड़ी दिक्कत है। तो भूमि दस्तावेजों का जो है एक स्पष्टीकरण हो, साथ ही साथ जो है डिजिटलीकरण हो। इसके अलावा जो है चूंकि जब तक भूमि दस्तावेज सबको उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा, डिजिटलीकरण तो ऐसे भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभार्थियों को उनके आधार संबद्ध बैंक खातों से जोड़ना, यानी कि उनका बैंक खाता हो और उसमें लाभार्थी को जो है ऐड किया जाए, मतलब उनका आधार जो है बैंक खाते से ऐड किया जाए। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो है महिला किसान, वुमेन फार्मर्स। आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि महिला किसान क्या है। अब यहाँ एक जो तस्वीर लगाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि महिला जो है
कृषि कार्य कर रही है। टॉपिक महिला किसान नया लग रहा है, लेकिन महिलाओं का कृषि कार्य में इन्वॉल्व होना, संलग्न होना कोई नया मामला है नहीं वास्तव में, ठीक है, कोई नया मामला नहीं है। महिलाएं जैसे गांव में आप देखते होंगे कि जिसके पास भी जमीन है तो ऐसा नहीं होता है कि ये पुरुष का जमीन है और ये महिला का जमीन है, ऐसा होता है क्या? जैसे आपके घर में भी अगर खेती कार्य हो अगर रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि पिताजी का जमीन है या फिर मम्मी का जमीन है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। संयुक्त रूप से सबका जमीन है, वो पूरे परिवार का जमीन माना जाता है। अब कुछ चीज़ों को लेकर के काम किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से एक माहौल उसके लिए भी बन रहा है कि महिलाओं को अलग से एक किसान की बात की जा रही है कि महिला किसान अलग, ठीक है। और कुछ डाटा भी दिए गए हैं, उन डाटा को, अनावश्यक डाटा को मैंने यहाँ शामिल नहीं किया है कि भारत में भू स्वामित्व जो है वो महिलाओं के हिस्से में कितना है। अब निश्चित तौर पे थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि भारत में एक बात है कि जो भी पेपर वर्क है, अधिकतर पेपर वर्क जो है वो पुरुषों के पक्ष में रहता है या पुरुषों से संबंधित रहता है, ठीक है ना। जैसे जमीन है तो जमीन का कागजात जो बनेगा वो पुरुष से संबंधित बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि महिलाओं के नाम पे जमीन नहीं है, इसका मतलब महिला का जमीन नहीं है, ठीक है। इस बात को तो कोर्ट भी मानती है ना। मालिकाना हक जैसे पति का है तो पत्नी का स्वतः ही हो जाता है, उस पर पत्नी के लिए अलग से जो है जमीन का उनके नाम पे होना आवश्यक नहीं है। ये एक सामान्य पारिवारिक जो ढांचा है भारत का, उसमें तो आप ये बात जानते हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वुमेन फार्मर्स को अलग से इंडिविजुअल रूप में देखा जा रहा है और उसके लिए कुछ डाटा वगैरह प्रस्तुत किया जा रहा है। तो डाटा जब होगा तो महिलाओं के अगेंस्ट ही बात दिखी जाएगी, क्योंकि उनके फेवर में इस तरह के बहुत सारे जो है चीज़ें नहीं दिख पाएंगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, महिलाएं जो है हमेशा कृषि कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और कृषि कार्य खास करके आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में कि महिलाएं ज़्यादा कृषि कार्य में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव जो है वो ज़्यादा होता है, घर के साथ उनका जुड़ाव ज़्यादा होता है। तो घर में अनाज आएगा, सब्जी होगा, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, गाय वगैरह पाले जा रहा है, भेड़ पाला जा रहा है, बकरी पाला जा रहा है, तो उसमें भी उनका जो इन्वॉल्वमेंट वो ज़्यादा होता है, क्योंकि घर की आमदनी का वो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता है, ठीक है। तो महिला किसान को इंडिविजुअल देखना, ये इकोनॉमी के हिसाब से चलिए हम देख लेते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी या और विषयों के दृष्टिकोण से महिला को अलग किसान मानना ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। संयुक्त रूप से वो भी कृषि कार्य में इन्वॉल्व रहती है। चलिए यहाँ जो दिया गया है इकोनॉमी के हिसाब से उसको भी हम लोग देखते हैं और इसके कुछ एंगल को समझने का प्रयास करते हैं। तो फसलों के उत्पादन से लेकर के उनकी तैयारी तक, पशुपालन, मछली पालन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग आदि कृषि कार्य के लिए हर स्तर पे महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब राष्ट्रीय आयोग, इस पे एक महिलाओं पर गठित राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं की कृषि कार्य में क्या भूमिका है, इसके लिए 2001 में एक राष्ट्रीय आयोग था, उसमें भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि महिलाओं की भूमिका जो है कृषि कार्य में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और आप गौर करोगे कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लोगों के पास ज़मीनें हैं वहाँ महिलाएं सही में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। शहरी क्षेत्रों में दिक्कत हो जाता है कि शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो हैं वो सब तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुलना किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में शहरी क्षेत्र की महिलाओं के पास काम बहुत कम है, बहुत कम काम है। इसीलिए जो आप देखोगे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा टारगेट करती है, उनके अनुकूल एडवर्टीजमेंट आदि बनाया जाता है, उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं पे ज़्यादा देखो, वुमेन एम्पावरमेंट आदि के नाम पे ग्रामीण महिलाओं पे उतनी बात नहीं होती जितना शहरी महिलाओं पे होती है, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि जो शहरी महिलाएं हैं उनके पास काम कम है, तो टेलीविजन आदि के संपर्क में ज़्यादा रहेंगी, प्रभावित प्रेरित करना ज़्यादा आसान है। खैर, वैश्विक तौर पे भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि खाद्य सुरक्षा एवं स्थानीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की निर्णायक भूमिका। इसका मतलब क्या हुआ, स्थानीय कृषि और जैव विविधता, स्थानीय कृषि, इन दोनों को साथ साथ आप मिला के समझ सकते हो। बायोडाइवर्सिटी, अब गांव में भी आप देखोगे या घर में देखोगे महिलाएं जो हैं तुलसी का पौधा है उस पर जल चढ़ा रही हैं। अब जल चढ़ाना उसको तो एक रिचुअल एक तरह से जोड़ दिया गया, लेकिन तुलसी का एक इम्पोर्टेंस है, उसका वो जो वनस्पति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से और भी बहुत सारे साग सब्जियां हो गए, बहुत सारे औषधीय पौधे, सबको जो है महिलाएं संरक्षित रखती हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी महिलाओं के कारण ज्यादा संरक्षित रह पाता है। विविध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और समन्वित प्रबंधन के लिए ग्रामीण महिलाएं बड़े अर्थ में जिम्मेदार हैं। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
ये 2011 में बोला भी है। ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं की भूमिका कृषि क्षेत्रों में स्वीकार की जा रही है। लेकिन आज की महिलाएं, इवन जो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनको मैं देखता हूँ कि वो कृषि कार्य, पशुपालन आदि से तो बहुत घृणा करती हैं। कहती हैं नहीं नहीं नहीं, खाएंगे हम लेकिन उपजाएंगे हम नहीं, भाई खाना है तो उगाना है, ये होना चाहिए। उसी तरह से अगर दूध पियेंगे तो मवेशियों को पालना चाहिए। ठीक है, किसी कार्य में इन्वॉल्व अगर हो गए हैं, मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर हो गया है, तो उसके पास हो सकता है कि समय की कमी हो, लेकिन घृणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, आज की तारीख में जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनके दिमाग में घृणा उत्पन्न कर दिया गया है ग्रामीण कार्यों के प्रति, ग्रामीण जीवन संस्कृति के प्रति। उससे उबरना चाहिए, उससे फिर से अपने दिमाग को फिर से रिस्टार्ट करने की आवश्यकता है। तब तो रोजगार उत्पन्न हो पाएंगे और सही संस्कृति और कल्चर को फिर से हम कर पाएंगे। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार कुल महिला कामगारों में 55% कृषि मजदूर एवं 24% किसान थी, लेकिन उनके स्वामित्व में सिर्फ 12% जो थे यानी होल्डिंग्स थी। यानी कि स्वामित्व जो है वो मात्र 12.8%, लेकिन कार्य जो है उनका बहुत ज्यादा है। तो इस मामले को लेकर के फिर क्या क्या देखो, भारत में बहुत सारे ऐसे डाटा प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे मतलब बांटो की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है। फूट डालो, ठीक है, तो परिवार में इस तरह का जो है डाटा प्रस्तुत करके अगर फूट डाला जाए, क्योंकि महिला इंडिविजुअल रूप से या पुरुष भी, कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि पुरुष जो है वो अकेले कृषि कार्य कर रहा है। पुरुष अगर गृहस्थ है तभी तो कृषि कार्य करेगा, पुरुष गृहस्थ है तभी कृषि कार्य करेगा। तो किसी एक के नाम पे हो रहा है, तो इसीलिए वो डाटा जो है सो कम दिख रहा है कि 12.8% ही होल्डिंग्स किनके पास है, महिलाओं के पास है। लेकिन बाकी की महिलाएं जो कि कृषि मजदूर या फिर किसान के रूप में हैं, ऐसा नहीं है कि उनका कृषि भूमि पर अधिकार नहीं है, अधिकार है। ठीक है, ये फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, कई बार इस तरह का लगता है। गांव से शहरों की तरफ बढ़ते प्रवर्सन, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग, खास करके पुरुष वर्ग, गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं जॉब के लिए, चाहे वो सरकारी जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, क्योंकि पुरुष की जिम्मेदारी मुख्य रूप से होती है आर्थिक, अगर आवश्यकता है घर की तो उसकी पूर्ति करना पुरुष की जिम्मेदारी है। तो पुरुष क्या करेगा कि गांव से चला जाएगा। कई गांव में आप देखो कि पुरुष की संख्या बहुत कम बच गई है। ठीक है, तो उस स्थिति में महिलाओं पर जिम्मेदारी आ जाती है कि खेत का काम करना या मवेशियों को पालना आदि महिलाओं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र का महिलाकरण हो रहा है। ठीक है, तो इस पे एक हम लोग एक क्वेश्चन भी मेंस का विशेष करके बना सकते हैं कि एक प्रश्न आप लोग लिखिएगा, भारत में, मैं लिख देता हूं, भारत में प्रवसन, ऐसे नहीं, भारत में गांव से शहरों की तरफ प्रवसन यानी माइग्रेशन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इसने, मतलब इस प्रवृत्ति ने, इसका मतलब यह हुआ, इसने कृषि क्षेत्र में, यहां लिखता हूं आगे, महिलाओं की भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया है। ठीक है, ये प्रश्न अभी अभी मैंने बनाया, पहले से बना हुआ प्रश्न नहीं था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय सोचने में भी लग गया, लेकिन तत्काल ही प्रश्न बन गया। ठीक है, और प्रश्न बहुत स्टैंडर्ड आपको लग भी रहा होगा कि भारत में गांव से शहरों की तरफ प्रवसन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, इसने कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को किस प्रकार प्रभावित किया है। एक बात और देखो, इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करना। ठीक है, जो बच्चा इसका उत्तर लिखेगा कम से कम वो कमेंट करके बता दे कि सर मैंने इसका आंसर लिखा है। ठीक है, तो उसको मैं देख भी सकता हूँ आंसर, अगर पॉसिबिलिटी हो तो। अगर पॉसिबल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ही पूरा 100-200 का रहता है, या बोल के आराम से टाइप कर सकते हो, तो लिख के दिखाना, तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग का स्टैंडर्ड कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। एक और बात है
कि मटेरियल से क्वेश्चन किस तरह से बनाया जाता है, वो भी प्रवृत्ति आपको सीखनी है। बहुत ही काम का मामला है, ठीक है। महिलाओं के कृषि अधिकारों को मजबूत करने और उन्हें कृषि क्षेत्र से धार रेखित मतलब जो धारा की दिशा में चले उसको धार रेखित कहते हैं, स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो क्या क्या कदम उठाए गए हैं महिला किसानों के संदर्भ में विशेष करके, तो देखते हैं। वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों में बजटीय आवंटन का 30% महिला कार्यकर्ताओं के लिए, महिला लाभकर्ताओं के लिए सुरक्षित है। महिला स्वयंसेवी समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर विशेष फोकस किया जा रहा है ऋण वगैरह देने के संदर्भ में। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की निर्णायक यानी क्रूशियल महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट तुम्हें मिल गया, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया, ये जो पॉइंट है ना, यहां से प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखना। यूपीएससी वालों के लिए पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर मान लो कि वनडे का और एग्जाम दे रहे हैं, तो बस ये ध्यान रखना है कि 15 अक्टूबर, बस ये काफी है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी वालों को यहां से पॉइंट ध्यान में रखना, ये तो ध्यान रखना ही है। अब हम लोग तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जलवायु स्मार्ट कृषि। सामान्य रूप से बताऊं तो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका कृषि क्षेत्र पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है या क्या क्या किया जा रहा है, उसको इस टॉपिक में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर सकता है, जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा और चरम मौसमी स्थितियाँ। चरम मौसमी स्थिति का मतलब है कि मान लो कि कभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश की स्थिति, तो ये चरम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इसको कहते हैं। तो इन घटनाओं का अंततः कृषि समुदाय पे गहरा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। पहले आप देखो कि पहले भी ऐसी चीज़ें तो होती रहती थी, प्रकृति कई बार जो है मनुष्यों के साथ, खासकर किसानों के साथ खिलवाड़ करती है। लेकिन वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि सामान्य रूप से प्रदूषण जो हो रहा है, उस प्रदूषण का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कृषि कार्य में थोड़ा बहुत मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ और मैंने कुछ प्रयोग के रूप में ही कुछ कृषि कार्य, प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग मैंने किया है। तो मैं देखता हूँ कि जहाँ जैसे मान लो कि किसी क्षेत्र में किसी को पता नहीं है, ठीक है, और वहाँ पॉलीथीन जला दिए, या गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जो भी उससे प्रदूषण निकल रहा है गाड़ियों से, ठीक है, या फिर इवन आवाज़ तक बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो इन सब स्थितियों में जो कि नेचुरल रूप से फार्मिंग के लिए ठीक नहीं है, मतलब नेचुरली जैसे पहले फार्मिंग हुआ करता था गाँव में, एकदम से शांत क्षेत्र रहता था, जलवायु और प्रदूषण की एकदम से कोई खराब स्थिति कभी नहीं रहती थी, नॉइज पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता था। प्रकृति अपने शुद्धतम रूप में जब थी तो रियली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, ठीक है, और उसका वो जो प्रोडक्ट होता था वो खाने के बाद फायदा भी उतना ही करता था। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप के जो है प्रदूषण होंगे या जलवायु परिवर्तन जैसा स्थिति अगर हो रहा है, तो वहाँ प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, और कई बार तो पूरी पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। अच्छा, इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने तो कृषि कार्य करना छोड़ दिया है। तो चलिए, इन घटनाओं का अंततः कृषि समुदाय पर गहरा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। इन अनिश्चितताओं से निपटने के लिए कृषि व्यवस्था को जलवायु लोच बनाने की आवश्यकता है। जलवायु लोच का मतलब है कि जलवायु के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करने वाला जो होगा, जलवायु लोच। इस पृष्ठभूमि में जलवायु स्मार्ट कृषि नामक एक नई अवधारणा है। कैसी अवधारणा है? नई अवधारणा है जलवायु स्मार्ट कृषि। बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट हमारे लिए क्वेश्चन के लिए हो गया। अब यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि जलवायु स्मार्ट कृषि, आप मेंस का एक प्रश्न लिख लें, जलवायु स्मार्ट कृषि से आप क्या समझते हैं? जलवायु परिवर्तन का कृषि पर होने वाले प्रभाव को यह किस तरह से रोक सकता है या किस तरह से प्रभावित कर सकता है? ठीक है, प्रश्न समझ गए? जलवायु स्मार्ट कृषि क्या है, या जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को किस तरह से नियंत्रित कर सकता है। शब्दों में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले से प्रश्न नहीं बनाया है, यहाँ टॉपिक था, मैंने प्रश्न बना दिया, ठीक है, लेकिन आप आंसर लिखने का प्रयास करना, कम से कम सिनॉप्सिस खींच के रख लेना। इसके अंतर्गत कृषि व्यवस्था पद्धति को कुछ इस प्रकार रूपांतरित एवं पुनर्मुखी बनाने की कोशिश की जाती है जिससे जलवायु परिवर्तन के दौर में खाद्य सुरक्षा एवं विकास की प्रक्रिया को सराहा जा सके। इसका मतलब है कि जलवायु स्मार्ट कृषि किसको कहते हैं, ये यहाँ से आपको पता चल गया। यहाँ से लेकर के
यहाँ तक ये जलवायु स्मार्ट कृषि को परिभाषित करने वाला लाइन है। कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नई कृषि रणनीति की पहचान, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। अब जलवायु स्मार्ट कृषि का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी आपका क्लियर हो गया, तो लक्ष्य लिख के डैश देके यहाँ से ये पॉइंट लिख सकते हो। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यहाँ कुछ बताया गया है कि कृषि उत्पादकता, आय में धारणीय उत्थान, धारणीय मतलब सस्टेनेबल एक ग्रोथ हो, जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया में अनुकूलन, एडेप्टेशन एवं लचीलापन का विकास हो, जहां संभव हो वहां हरित गृह गैसों यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज, अभी बोलते बोलते मेरे मुंह में कुछ घुस गया मक्खी टाइप का, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी, को कम करना और उसका उन्मूलन करवाना। भारत में यह अवधारणा अभी नवजात है, यानी कि अभी अभी कुछ ही समय से ये हुआ है। आप जानते हैं कि जो भी इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीजें पश्चिमी देशों से थोड़ी ज्यादा आ रहे हैं, तो भारत में ये अवधारणा नहीं है, लेकिन इस दिशा में काम स्टार्ट हो गया, सरकार भी इस दिशा में काफी कुछ काम कर रही है। ठीक है, तो वर्तमान समय में जलवायु लोच तकनीक यानी क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज का इतने मॉडल गाँव में 446 मॉडल गांव में इसको प्रदर्शित किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि इन सब टेक्नोलॉजीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन मशीनरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को, ताकि इस तरह की जो मौसमी स्थितियां हैं उससे बचा जा सके। अब हम आते हैं भविष्य की ओर, यानी कि चूंकि ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, इसलिए ये लास्ट में ये टॉपिक दिया गया कि भविष्य की ओर अब आगे का रास्ता कृषि क्षेत्र में क्या होगा। तो देखिए, ये कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का यहाँ एग्जाम्पल दिया, 2017-18 का एग्जाम्पल दिया। यही कहा जा रहा है कि अगर जो है समावेशी विकास करना है, यदि जो है देश का या फिर लोगों का विकास करना है, तो ग्रामीण विकास को फोकस करना होगा। किसको फोकस करना होगा? ग्रामीण विकास को फोकस करना होगा। कृषि क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है। अब एक बात मैं अपने तरफ से बोलता हूँ, देखो एक बात है कि कृषि क्षेत्र का विकास, ये जो टर्म बोला जाता है, कई बार ये जो है हमें कृषि क्षेत्र को इतना टेक्नोलॉजी और इतना ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता वाला बना देगा कि विकास तो संभवतः क्या होगा पता नहीं। जैसे हरित क्रांति के बाद क्या हुआ कि घर घर में कैंसर के मरीज पंजाब जैसे क्षेत्रों में हो गए। तो कोई भी चीज़ अपनाने से पहले बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं कृषि कार्य जो है वो सिर्फ व्यावसायिक लोगों या पूंजीपतियों का विषय ना रह जाए। ठीक है, कृषि विकास के नाम पे कृषि का पूरी तरह से जो है व्यावसायिकरण न कर दिया जाए, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देश में कृषि क्षेत्र को जिस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें प्रतिमान विस्थापन यानी पैराडाइम शिफ्ट यानी पूरी तरह से परिवर्तन करने की बात करी जा रही है। ठीक है, पूरी तरह से परिवर्तन। और ये कहा जा रहा है कि ग्राम्य जीविकोपार्जन का ये एकमात्र अभी तक साधन है, अब इसको आधुनिक बिजनेस उपक्रम के रूप में कन्वर्ट करना है। लेकिन समस्या यही है कि इस तरह से किसान अपने ही खेतों में क्या हो जाएंगे, नौकरी करने वाले एम्प्लॉइज हो जाएंगे, जॉब करने वाले लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं विकास इतना ज़्यादा सिर चढ़ के ना बोलने लगे कि जो परंपरागत रोजगार व्यवसाय है वही प्रभावित हो जाए। इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक एक जो ताना बाना है, जो एक सामाजिक ताना बाना है, उसके भी बिगड़ने की संभावना हो सकती है। क्योंकि मैं अलग अलग विषयों को भी पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग में इकोनॉमी से इतर की भी बातें रहती हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में ही आंसर कई बार लिखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी का प्रश्न आया तो सिर्फ इकोनॉमी लिख रहे हैं। आपको इकोनॉमी का प्रश्न है, बावजूद उसमें जो है जरूरी नहीं कि सिर्फ इकोनॉमी की बात डालें, उसमें अगर सोशल पॉइंट आ रहा है, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट आ रहा है, कुछ जो है साइंटिफिक पॉइंट आ रहा है, कुछ एथिकल पॉइंट आ रहा है, उन सबको आपको समझ के आंसर लिखना है। ठीक है, तो खैर इस संदर्भ में क्या क्या सलाह दी जा रही है कि अगर हमें जो है एग्रीकल्चर को पूरी तरह से एक मॉडर्न सेक्टर के रूप में, मॉडर्न बिजनेस के रूप में कन्वर्ट करना है, तो क्या क्या करने की आवश्यकता है। सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता है, उन्नत किस्म के बीजों को अपनाए जाने की आवश्यकता है, यानी नेचुरल जो सीड्स हैं उसके जगह पे जो हाइब्रिड सीड हैं, या फिर भविष्य में हो सकता है कि जीएम के पक्ष में भी बोला जाने लगे। लेकिन चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो जीएम हो, किसानों के लिए या फिर उपभोक्ताओं के लिए वो नुकसानदेह होता है। ये परखा हुआ मामला है। इसीलिए सरकार खुद भी जो है प्राकृतिक कृषि या फिर जैविक कृषि को या फिर जो स्थानीय बीज हैं उसके संरक्षण की बात कर रही है। बीजों के परीक्षण को बढ़ावा देना, लेकिन यहाँ चूंकि इकोनॉमी के हिसाब से बातें सिर्फ की जा रही हैं, इसीलिए एक पक्षीय भी कई बार हो जाते हैं। तो इसलिए यूपीएससी में यही एक बात है कि आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ एक चीज को सोचना है। इसके अलावा जो है
परिवहन की सुविधाओं की बात की जा रही है कि उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जो कृषि से संबद्ध क्षेत्र हैं उसको भी मजबूत बनाने की आवश्यकता और उसकी बाजार तक पहुंच यानी मार्केट एक्सेस आदि की बात की जा रही है। इसके अलावा विस्तारित सेवाओं पे हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि अगर कृषि क्षेत्र है तो कृषि क्षेत्र को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं। जैसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने बात किया था कि किसान टेलीविजन है, रेडियो पर किसानों से संबंधित बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब विस्तारित सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, तभी जो है किसान कृषि कार्य क्या हो पाएगा, आधुनिक हो पाएगा और बिजनेस के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा। इसके अलावा खाद्य छूट को कम करना, फूड सब्सिडी तो जो दी जाती है, तो फूड सब्सिडी पे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी बात किया था। हमेशा जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये रहता है कि फूड सब्सिडी को कम से कम किया जाए, क्योंकि ये जो है हमारे जो आर्थिक एक ताना बाना उसको डिस्टर्ब कहीं ना कहीं करता है, राजकोषीय घाटा लाता है। फसल विविधीकरण, ये भी एक बताया जा रहा है कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कृषि के विविधीकरण, फसल विविधीकरण की भी आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा अनुसंधान और विकास, वैकल्पिक उर्वरक मतलब है कि अभी जो है जो फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूरिया का, डीएपी का, ठीक है ना, और भी चीज़ों का जो भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जगह पर क्या किया जाए, जो जैविक उर्वरक है विशेष करके उसका उपयोग किया जाए। लेकिन एक और बात है, जैविक उर्वरक से क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, ठीक ना। तो लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होगी उसके लिए ऑर्गेनिक इस तरह के मैन्योर्स लगेंगे, फर्टिलाइजर्स लगेंगे। ये फर्टिलाइजर भी कई बार नुकसानदेह हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वास्तविक समाधान नहीं है, हमें पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग की तरफ आना होगा, जहां उस एक पर्टिकुलर खेत में बाहर का कुछ भी उपयोग ना हो, तभी किसान वास्तव में जो है सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो अपना और पूरे सिस्टम का वो कर पाएंगे। अपना करने का मतलब है कि अगर किसान मान लो कि बहुत ज़्यादा कर्ज में जाकर के बहुत सारे फर्टिलाइजर, चाहे वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही क्यों ना हो, वही अगर लाता है तो उसका कृषि कार्य वास्तव में जो है उसको लाभ नहीं दे पाएगा। एक जमीन है, उसका अपना जमीन है या फिर वो किराए पे लेता है, ठीक है, बटाईदार पे, और वहाँ वो अपने मेहनत से, अपने परिवार के मेहनत से अनाज उत्पादन करता है। वो जो अनाज होगा वो उसके आजीविका के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है, ये तो मैंने अपने तरफ से एक पक्ष दे दिया, बाकी वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर यहाँ बात की जा रही है। इसके अलावा नई तकनीक का उपयोग यानी न्यू टेक्नोलॉजीज का उपयोग, खास करके यहाँ स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। अब इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो है जैविक आदान यानी ऑर्गेनिक इनपुट्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इवन जो है जो स्टार्टअप्स आदि से सहयोग लेने की बात कृषि कार्य में की जा रही है। अब ये देखो कि अगर स्टार्टअप्स किसानों को मदद करने के लिए आते हैं तो वो धीरे धीरे प्राथमिक क्षेत्र रहेगा कहाँ, अभी भी खैर प्राथमिक क्षेत्र बचा ही कहाँ है, वो धीरे धीरे द्वितीयक क्षेत्र बन जाएगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बन जाएगा। जब वो इंडस्ट्री बनेगा तो इंडस्ट्री में तो पूंजीपतियों का ही काम है, सामान्य किसानों का कहाँ से काम रह जाएगा। तो रोजगार पर और अन्य चीज़ों पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी आज के क्लास में जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। एक 360 जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो बनी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक और शेयर जरूर कर लें। नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।